आज की इस थ्योरी क्लास में हम आपको स्प्लिट एयर कंडीशनर में गैस साइकिल के बारे में बताएंगे, यानी किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में गैस कैसे रन होता है। तो आपको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे स्प्लिट एयर कंडीशनर में गैस कैसे रन होती है। तो चलिए जान लेते हैं गैस साइकिल के मार्ग में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में आप देखते होंगे कि दो भाग होता है, एक इनडोर होता है और दूसरा आउटडोर होता है। तो इसके इनडोर और आउटडोर में गैस के वो कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं जिसमें गैस हमारी रन होती है। तो यहां आउटडोर से हम शुरू करते हैं। तो आउटडोर में आपको एक कंप्रेसर मिल जाता है और ये जो कंप्रेसर हमारा होता है इसके डिस्चार्ज लाइन से जुड़ा होता है कंडेंसर, जिसे कुछ लोग हीटिंग कॉइल भी कहते हैं। और कंडेंसर की जो लास्ट लाइन होती है इसकी लास्ट लाइन से जुड़ी होती है कैपिलरी, और इस कैपिलरी को शून्य नली के नाम से भी जाना जाता है। और यहां देखेंगे कैपिलरी से जुड़ा होता है आउटडोर के बाहर एक यूनियन असेंबली लगा होता है और उसी यूनियन असेंबली से एक लाइन हमारी निकल करके कहां आता है, इंडोर में चला आता है, यानी कि इंडोर के इवापोरेटर कॉइल में चला आता है। और इस लाइन को क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, लिक्विड लाइन कहते हैं, कुछ लोग इसे डिस्चार्ज लाइन कहते हैं, क्योंकि आउटडोर और इंडोर के बीच में दो पाइपों का कनेक्शन होता है। तो मोटी लाइन को सक्शन लाइन और पतली लाइन को डिस्चार्ज या लिक्विड लाइन के नाम से जाना जाता है। तो यहां देखेंगे इवापोरेटर से ये लाइन हमारी जब जुड़ जाती है तो इवापोरेटर की जो लास्ट लाइन होती है इसके लास्ट लाइन से हमारा जो भी पाइप बन के निकलता है इसको हम सक्शन लाइन कहते हैं। ये मोटी पाइप होती है और ये जो हमारी सक्शन लाइन होती है ये सीधे आउटडोर के यूनियन असेंबली, इसे हम कहते हैं सक्शन यूनियन असेंबली से ये जुड़ा होता है। और यहां देखेंगे सक्शन यूनियन असेंबली सीधे कहां से लगा होता है, ये पाइप यहां से सीधे निकल करके चला आता है हाइडर में, इसे एक्यूमुलेटर भी कहा जाता है। और एक्यूमुलेटर से जुड़ा होता है कंप्रेसर। तो इतने ही कंपोनेंटों के साथ किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में गैस रन होती है। अब चलिए जान लेते हैं कि जब हमारे एयर कंडीशनर में गैस रन होती है तो कैसे हमारे कमरे में कूलिंग आता है और इसका जो आउटडोर होता है इससे गर्म हवा बाहर निकलती है। और आपका एक डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूं, यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, आप ये मत समझिएगा कि कमरे की जो गर्म हवा होती है वो गर्म हवा इंडोर खींच करके आउटडोर को देता है और आउटडोर बाहर निकालता है, ऐसा नहीं होता है। यहां पर ये कैसे फंक्शन करता है ये आपको आज सीखने को मिलेगा। तो यहां आप देखेंगे कि जब आप अपनी एसी को ऑन करते हैं तो जैसे ही आप अपनी एसी को ऑन करते हैं तो आपके एसी का जो इंडोर होता है इसी इंडोर में एक लगा होता है ब्लोअर मोटर। ये तुरंत ब्लोअर मोटर ऑन हो जाता है और ब्लोअर मोटर जब इसका ऑन हो जाता है तो उसी समय आप चाहेंगे तो स्विंग मोटर को भी चालू कर सकते हैं। लेकिन आपके एसी का जो मेन कंप्रेसर होता है जो आउटडोर में लगा होता है ये 3 से 5 मिनट के बाद चालू होता है। और जब कंप्रेसर इसका ऑन होता है तो यहां आपको समझना है कि जैसे कंप्रेसर ऑन होता है तो यहां आप देखेंगे कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट निकलता है और यह रेफ्रिजरेंट निकल करके कहां आता है, कंडेंसर में आता है। अब इस कंडेंसर को कुछ लोग हीटिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। और जब कंडेंसर में हमारा रेफ्रिजरेंट आता है तो वह रेफ्रिजरेंट हमारा इस कंडेंसर की लास्ट लाइन से आगे बढ़ता है तो इसको मिल जाता है कैपिलरी लाइन। अब इस कैपिलरी लाइन को शून्य नली के नाम से भी जाना जाता है। तो जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से कैपिलरी में जाता है तो यहां आप देखेंगे कंडेंसर में जिस फोर्स से रेफ्रिजरेंट आया था उस फोर्स से यह कैपिलरी लाइन गैस को आगे नहीं भेजेगा। यही वजह होता है कि कंडेंसर के लास्ट लाइन पर वह रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड के रूप में बदल जाता है और इस कैपिलरी में जो भी रेफ्रिजरेंट जाएगा वो लिक्विड के रूप में आगे बढ़ेगा। और वह रेफ्रिजरेंट आप देखेंगे लिक्विड के रूप में आउटडोर के बाहर जो हमारा यूनियन असेंबली लगा होता है इसके डिस्चार्ज लाइन से, या इसे कुछ लोग क्या कहते हैं लिक्विड लाइन से, वह रेफ्रिजरेंट हमारा निकल करके इस
इंडोर, जो हमारे स्प्लिट एयर कंडीशनर का इंडोर होता है, इस इंडोर में चला आता है। इंडोर में कहां आता है? एवापोरेटर में आता है, जिसे हम कूलिंग कॉइल कहते हैं। तो रेफ्रिजरेंट जब इसमें आता है तो रेफ्रिजरेंट इसमें वेपोराइज होता है, जिससे एवापोरेटर की जो बाहरी सतह होती है ये ठंडी हो जाती है। अब जब इसका बाहरी सतह ठंडा होता है तो जो कमरे के अंदर की गर्म हवा होती है वो क्या होता है? कमरे की गर्म हवा को यही एवापोरेटर ठंडा करता है। अब यहां आप देखेंगे कि जब एवापोरेटर में हमारा रेफ्रिजरेंट आया, इसमें वेपोराइज हुआ, तो इसकी जो बाहरी सतह होती है वो ठंडी होती है और उसी समय इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट आता है इसके लास्ट लाइन से निकलता है और निकलने के बाद वह रेफ्रिजरेंट वापस होकर के किस लाइन से? सक्शन लाइन से ये हमारा रेफ्रिजरेंट आउट होता है। आउट होने के बाद आउटडोर के बाहर लगे सक्शन यूनियन असेंबली में आता है और जब यहां सक्शन यूनियन असेंबली में आता है तो उसी समय यहां आप देखेंगे इसी सक्शन यूनियन असेंबली के द्वारा हमारे कंप्रेसर में हाइडर के द्वारा वह रेफ्रिजरेंट वापस चला आता है। तो एक साइकिल पूरी होती है और जब एक साइकिल पूरा होता है तो ये साइकिल बार बार बनती है और जब बार बार साइकिल बनता है तो उसी समय आप यहां देखेंगे इसका जो इवापोरेटर होता है ये ठंडा होता है और उसी समय इसका जो कंडेंसर होता है ये गर्म होता है। अब यहां आप देखेंगे जब ये कंडेंसर गर्म होता है तो इसको ठंडा करने के लिए इसी आउटडोर के अंदर एक फैन मोटर लगा होता है और जब फैन मोटर चलता है तो इसका फैन चलता है जिससे ये बाहर से हवा को खींचता है। अर्थात यहाँ कैबिनेट में देखेंगे कुछ जाली टाइप का कटा होता है, ये बाहर से हवा को खींचता है और उस हवा को जब कंडेंसर पर भेजता है तो कंडेंसर हीट रहता है जिससे इसकी गर्मी आउटडोर के अंदर जो कंडेंसर लगा है इसकी गर्मी पूर्णतया बाहर निकल जाती है और ये कंटिन्यू ये फैन इस कंडेंसर को ठंडा किया करता है। और उसी समय आप यहां देखेंगे कि आपके जो ये आपका इंडोर होता है, इसी इंडोर का ये जो इवापोरेटर होता है, इस इवापोरेटर के नीचे लगा है ब्लोअर मोटर। अब जब हमारा ब्लोअर मोटर चल रहा होता है तो उस समय क्या होता है कि इवापोरेटर के ऊपर आप किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में देखेंगे तो यहां पर एक जाली लगी होती है और ये जो जाली लगी होती है जब हमारा इवापोरेटर के नीचे लगा ब्लोअर मोटर चलता है तो ब्लोअर फैन चलता है और जब इसका ब्लोअर चलता है तो उसी समय जो कमरे की गर्म हवा होती है, तो कमरे की जो गर्म हवा होती है इस इवापोरेटर के ऊपर लगी जाली पर आकर के गिरता है। कैसे गिरता है? जब ब्लोअर चलता है तो कमरे की गर्म हवा को खींचता है और जब ये खींचता है तो जाली से होकर के वो गर्म हवा इवापोरेटर से टकराती है और जब वो हवा इवापोरेटर से टकराती है तो इवापोरेटर की बाहरी सतह जो होती है वो पहले से चिल्ड रहती है जिससे आपके कमरे की जो गर्म हवा है इसी इवापोरेटर से ठंडा हो जाता है और उसी ठंडी हवा को इवापोरेटर पुनः खींच करके आपके कमरे में भेजता है और यह क्रिया कंटिन्यू होने से आपके कमरे की कूलिंग धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और यहां आप देखेंगे ये जो हमारा ब्लोअर मोटर लगा होता है, इसी ब्लोअर मोटर से जो ये ब्लोअर लगा है ये जो ठंडी हवा को कमरे में भेजता है तो इसी के नीचे आप देखेंगे एक स्विंग मोटर भी लगा है। उस स्विंग मोटर से स्विंग स्लॉट लगे होते हैं। तो ये स्विंग स्लॉट इसलिए होता है, ये केवल हवा के डायरेक्शन को बदलने के लिए किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में लगाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा किसी स्प्लिट एयर कंडीशनर में गैस साइकिल के बारे में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और गैस कैसे रन होती है, आपके कमरे की गर्म हवा आपके कमरे में पुनः ठंडा होकर कैसे आता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।